A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ बिहार बिहान के नए अंक के साथ। दोस्तों, कहते हैं हमारा जीवन विचारों से चलता है, एक शुभ विचार और एक बुरे विचार। बुरे विचार जहाँ हमें निराश करते हैं, हमें थका देते हैं, वहीं शुभ विचार बुरे वक्त में भी हमें अडिग रहना, हमें संघर्ष करना और हम सफलता को हासिल करना सिखाते हैं। शुभ विचार हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, हर बुरे वक्त में खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बिहार बिहान में देखते हैं क्या खास है आज के अनमोल वचन में। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। बिहार बिहान की शुरुआत अनमोल वचन के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि नई सुबह की शुरुआत एक अच्छे सुविचार के साथ की जाए, ताकि हम पूरे दिन सामने आने वाली हर चुनौतियों के लिए तैयार रहें और उनका सामना कर सकें। इसके साथ ही साथ अगर हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं की बात करें, तो उन घटनाओं के बारे में जानना, उनका वर्णन करना ही इतिहास है। जी हाँ, मानव की, दूसरे शब्दों में कहें तो मानव की विशिष्ट घटनाएं जो कि प्राचीन काल में घटित हो चुकी हैं, वो इतिहास है। किसी भी देश के विकास को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस देश के इतिहास को जानें। और आए दिन हमारे देश और दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और कुछ घटनाएं बहुत खास होती हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाती हैं, वो खुद अंकित हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या खास है आज के इतिहास के पन्नों में। 28 अगस्त आज ही के दिन वर्ष 1896 में भारत के एक जाने माने शायर, लेखक और आलोचक। इतिहास के बाद आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। और देखते हैं क्या खास है इतिहास के पन्नों के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या खास है आज इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे में। जी हाँ, बिहार बिहान हर दिन अपने हर सेगमेंट में कुछ खास, कुछ नया लेकर आता है हमारे दर्शकों के लिए। तो देखते हैं क्या है खास आज इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे में। भारतीय निदेशक, निर्माता, पटकथा लेखक ऋषिकेश मुखर्जी का आज ही के दिन निधन हुआ था। दोस्तों, अनमोल वचन के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है खास आज इतिहास के पन्नों में। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन और विगत काल की घटनाएं और उन घटनाओं के विषय में धारणा ही इतिहास है। किसी भी देश के विकास के बारे में अगर जानना हो तो उस देश के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। तो देखते हैं क्या है खास आज इतिहास के पन्नों में। 27 अगस्त आज ही के दिन वर्ष 1859 में टाटा स्टील की नींव रखने वाले दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। और वर्ष 1907 में आज ही के दिन क्रिकेट के सूरमा सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1976 में महान पार्श्व गायक मुकेश का जन्म हुआ था। दोस्तों, बढ़ते हैं बिहार बिहान के अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि बिहार बिहान के लिए और हमारे दर्शकों के लिए हर दिन हम अपने एक नए अंक में एक नए मेहमान से, नए अतिथि से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ दर्शकों, आपको जिस घड़ी का रहता है इंतज़ार कि हम अपने स्टूडियो में मौजूद अतिथि से आपको रूबरू करवाएं और उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलुओं के बारे में बातचीत करें, उनसे साझा करें और तथा आपको उनके बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने खास मेहमान जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, समाज सेविका मधु मंजरी जी का। मधु मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेविका एक ऐसा कार्य जिसके कार्य क्षेत्र अनंत हैं, सीमाएं अनंत हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हर क्षेत्र, हर उम्र, हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों के लिए ये कार्य कर सकते हैं। विगत कई वर्षों से आप इस कार्य में लीन हैं।
किस प्रकार इस कार्य की शुरुआत हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो होता ना, किसी किसी के अंदर अपना एक होता है कि औरों से अलग हट करके कुछ अब। तो हमारे घर के बाहर में झुग्गी झोपड़ी हुआ करता था, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। मतलब उन लोग बहुत कम चार्ज, मतलब पैसे ले करके उन लोग पढ़ाते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था देख करके, और मैं खुद काफ़ी छोटी थी, मतलब 10-11 साल की होगी उस टाइम पे। तो मैं वहाँ पे जाती, हालांकि उस समय मुझे डांट भी लगता था घर से कि घर में कि क्या, मतलब होता ना कि नॉर्मली जैसे हम लोग भी अपने बच्चों को बोलते हैं क्या उधर जा रहे हो, हाँ, जो बिल्कुल। जिस तरह से डाल। लेकिन मुझे वो उसी समय से वो अच्छा लगता था कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना का मुझे लगता था कि मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो गरीब बच्चे जो हैं, जो बच्चे उपेक्षित हैं समाज में, उनके लिए मैं भी काम करूंगी। समय बीतता गया, जैसे जैसे जब बड़े हुए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए, खुद का अर्निंग होने लगा, तो लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो मैं शुरू में मैं बिज़नेस करती थी। एक्चुअली मेरी बहुत अर्ली मैरिज हो गया था, तो फिर बिज़नेस भी बहुत जल्दी करने लगे थे। तो कुछ कुछ ऐसा घटना होता गया, तो लगा कि नहीं कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। एक घटना बहुत है, जब मैं कुर्जी बालूपर में मैं अपना संस्था चलाती थी, विमेंस वर्ल्ड करके। तो वहाँ पे एक महिला आई और बोली कि दीदी मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों का, और इस तरह से करके। तो मुझे लगा कि सारे लोग ऐसे ही मतलब बोलते ही रहते हैं इस तरह से कि नहीं मुझे बहुत घर में परेशान किया जाता है, मुझे काम चाहिए, और मुझे ज़रूरत नहीं था, स्टाफ का ज़रूरत भी नहीं था, और मैं चाहती भी नहीं थी जी। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि 2-3 दिन के बाद ही जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, तो वो लेडी जो है अपने घर के बाहर रो रही थी बैठ करके। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी लगा कि क्या हुआ। तो फिर पता चला कि सच में इसकी मतलब जो है हस्बैंड बहुत पिटाई उटाई किया था और इस तरह से। फिर मैंने बोला कि आप आना मेरी संस्था में। फिर मैं उसे निःशुल्क ट्रेनिंग हमने दिया, मतलब ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, सिलाई उलाई का भी बहुत सारा कोर्स की, और कुछ दिन के बाद मेरे यहाँ ही काम करने लगी। फिर कहीं और काम, मतलब इस तरह से मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर लोग आपको चीट करने ही आते हैं। बहुत लोग जो हैं जुनूनन उनको बहुत ज़रूरत है और बहुत मजबूर हैं कि वो काम कर सके। आज उस महिला को देखता, और वैसे वैसे बहुत सारे, फिर ये कारवा बढ़ता गया कि मुझे जब भी लगता था नहीं, कोई बोलता था कि नहीं कि इनको ज़रूरत है इस तरह का, तो फिर लगा कि नहीं, अपना तो कुछ नहीं जाना है, बस ट्रेनिंग देनी है। आप जहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 महिलाएं सीख रही हैं, उसमें 2 महिलाएं और एक्स्ट्रा सीख लें। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। फिर बच्चों के लिए मैंने काम करना शुरू किया, दिव्यांगों के लिए काम करना शुरू किया। तो फिर शुरू स्टार्टिंग में बच्चों को बोल करके कि हाँ स्कूल जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसको कॉपी किताब दे करके, फिर लगा कि नहीं इतना इनफ नहीं है। तो फिर अपने आसपास के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया निःशुल्क, और वो मैं खुद टीचर रखी। फिर अपना जो अर्निंग खुद का होता था उसमें से टीचर रख करके फिर तो ये धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि मैं 900 बच्चों को पढ़ाती थी। और हमारा 8 स्कूल चलता था, सीवी फाउंडेशन निःशुल्क शिक्षा केंद्र। तो ये कारवा बढ़ता गया। बिल्कुल, किसी को शिक्षित करना, और आपने तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और केवल ये किसी एक की, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के हर उस वर्ग के, हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास जो भी अशिक्षा है या अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन यापन के लिए शिक्षा ही हमारा मूल आधार है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए हर क्षेत्र में कार्य करना, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। परिवार का कितना सपोर्ट रहा है, आसपास के लोगों का कितना सपोर्ट रहा है, साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आप इम्पैक्ट होती हैं जब आप और बहुत सारे लोगों से जुड़ती हैं, आप एक नए कार्य को करती हैं। किस प्रकार उन चुनौतियों का सामना किया आपने? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो मतलब सिंगल फैमिली है, मतलब तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था। मेरे हस्बैंड हमेशा कि हाँ जो तुमको लग रहा है कि ये करना चाहिए और फिर एक अच्छे कॉज के लिए करना है, तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे कि मैं राजीव नगर में अपना मैरिज हॉल चलाती हूँ, तो मैरिज हॉल में वहाँ पे कुछ इस तरह का सामाजिक कोई भी कार्य है तो वो कभी हमने किसी से शुल्क नहीं लिया। तो हमारा एक मतलब समाज के लिए, देखिए एक्चुअल होता है क्या कि हम लोग सिर्फ
चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, जी। हमारे बच्चे अच्छे माहौल में रहें। और एक बार की मैं घटना बताऊंगी कि मेरे घर राजीव नगर में ही सामने में ही एक बच्चे का बर्थडे में, मैं नॉर्मली पार्टी अवॉइड करती हूँ लेकिन एक बच्चे का बर्थडे में गए थे क्योंकि पड़ोसी थे, तो वहाँ पे उन लोग बोल रहे थे, सब लोग बैठ के आपस में बात कर रही थी कि हमारे बच्चे के रहने लायक ये जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत देर सुनने के बाद मैंने बोला कि आप कहीं और शिफ्ट कर जाओ, जी, जरूरी तो नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो अपने लोगों के लिए कीजिए, कुछ तो अपने आस पड़ोस को सुधारने के लिए कीजिए, कि एक काम तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर ये सब छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको जोड़ करके फिर मुझे लगा कि नहीं, जितना भी राजीव नगर का झोपड़पट्टी हमारे, देखिए जाएंगे तो बगीचा में पूरा दोनों साइड में झोपड़पट्टी है, स्लम बस्ती है, तो उस तरह से सारे बच्चों को फिर मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया कि अगर आप उस चीज़ को खुद परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे तो नहीं, हर चीज़ सरकार के ऊपर थोप देना, हर चीज़ किसी पे इल्ज़ाम लगा देना नहीं है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, अच्छे माहौल में रहे, तो आपका भी कर्तव्य है कि अपने आसपास के माहौल को सही बनाए। जी बिल्कुल। अगर मैं ये नहीं करें, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे समाज सेवा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, इनका तो बहुत दिखावा है, तो मैं ये नहीं करें। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो एक बच्चा कोई भी पढ़ा सकता है। मैं तो कह रही हूँ कि आप अपने घर के जो आपके जो स्टाफ है, जो काम करने वाली बाई है, उसके एक ही बच्चे को, हर कोई एक बच्चा को पढ़ाने लगेगा, एक बच्चे को सपोर्ट कर देगा। जरूरी नहीं कि आप पर डे आप उसके लिए काम करो या पर डे पढ़ाओ, लेकिन एक इंसान पूरे सप्ताह में 3 दिन 1-1 घंटा, अगर 3 घंटा, एक सप्ताह में 3 घंटा अगर किसी बच्चे को आप देख लेते हो, पढ़ा देते हो, तो फिर एक बदलाव आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके प्रति उनका नजरिया बदलेगा। जैसे कि जो स्लम में बच्चे रह रहे हैं, तो उनके बच्चे, अगर उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमेशा उनका जो नजरिया आपके प्रति चेंज करेगा और आप पे वो सीखना चाहेंगे, इस तरह से माहौल चेंज होता है। मधु मंजरी से हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार वो समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करती हैं। हम अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। जब इसके साथ ही साथ हम दूसरों के हित के लिए भी कुछ कार्य करते हैं, यही एक सेवा है जो आपको आत्मसंतुष्टि देता है और एक हार्दिक, कह सकते हैं कि एक ऐसी खुशी, एक अनुभूति होती है जिसकी तुलना किसी और भी कार्य से करना मुश्किल होता है। जी हाँ मधु मंजरी, आपने बताया कि आपने महिलाओं के लिए कार्य किया है, बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं, उन्हें शिक्षा दे रही हैं, दिव्यांगों के लिए भी कार्य करती हैं, अर्थात समाज के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपने अपने पांव पसारे हैं। इन सारे क्षेत्रों में जब आप कार्य करती हैं तो अभी की जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी का जो वर्तमान जो है, मतलब परिस्थिति जिसको बोलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, मतलब बहुत हो चुके हैं जागरूक, और बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जितने भी समाज सेवा करने वाले लोग हैं या तो जो इच्छा रखते हैं, मैं उनसे एक आग्रह जरूर निवेदन मैं करना चाहूँगी, जो सरकार की योजना है उस योजना तक जन जन तक हम लोग पहुँचा दें, अवेयर लोगों को कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार के जितने भी योजना है उसमें हर वर्ग के लिए है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है। अब मैं ये नहीं, किसी पे इल्ज़ाम में नहीं लगाना चाहती कि क्यों नहीं पहुँच पाता है, लेकिन मैं जो भी समाज में लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबसे प्लीज़ आग्रह करती हूँ कि जो सामाजिक योजना है, सरकार की योजना है, लोगों तक पहुँचाइए। जो बच्चों के लिए है, जैसे कि सरकारी अस्पताल में जो बच्चे पैदा लेते हैं, जो बेटियां पैदा लेती हैं, तो उनका जो अकाउंट खुलवाना है, ये सब चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्लम के बच्चे जो सरकारी अस्पताल, महिलाएं जो हैं सरकारी अस्पताल में जाने से डरते कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, प्राइवेट में जाती हैं, फिर बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, इस वजह से उनको वो मूलभूत जो सुविधा जो सरकार की तरफ से मिलता है वो नहीं मिल पाता है। बच्चों का जैसे आंगनवाड़ी है, वहाँ पे आप बच्चों के माता पिता को मोटिवेट कीजिए कि नहीं, उनको भेजिए, स्कूल भेजना कितनी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का लाइफ स्टाइल अच्छा बने। क्योंकि अभी देखिएगा कि जिस तरह से डेवलप कर रहा है, एक तरफ तो हम चांद पे जा रहे हैं, महिलाएं जो हैं प्लेन चला रही हैं, यहाँ कर रही हैं, आर्मी में जा रही है, हर क्षेत्र में जा रही है, लेकिन दूसरे तरफ आज भी हमारे बिहार में शिक्षा की बहुत कमी है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। माँ बाप खुद नहीं भेजना चाहते हैं स्कूल
स्कूल में, तो उसके लिए उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएं। जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज का संपूर्ण विकास नहीं होगा, और इस विकास के लिए जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं उनको भी इस क्षेत्र में आना चाहिए, इसके लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि उनको जो सरकारी का जो मूलभूत सुविधा जो उनको तक पहुँचाएँ, जब तक सारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हम कभी भी बिहार को या अपने देश को जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, देखना चाहते नहीं। एक और चीज़ है, लोग बोलते हैं कि झोला उठा करके इन लोग का तो मतलब काम है, अपना कर लेती हैं इन लोग का, जो भी है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि समाज सेवा करने का मतलब है कि आप घर से बाहर जाके करो या अपने कार्य को छोड़ करके। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल मधु जी, समाज से जुड़ी समस्याएं, समाज के हर वर्ग को मदद करना, इस कार्य को करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है और किसी एक का कार्य नहीं है, लेकिन मधु मंजरी अकेले इस कार्य को कर रही हैं और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के लोगों की मदद करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। मधु मंजरी जी, आपने बताया कि समाज के हर वर्ग के लिए आप कार्य करती हैं, आप बिजनेस करती हैं, आप हाउसवाइफ भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन एक साथ कर रही हैं, लेकिन जब इन सभी से खुद के लिए वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं? आपकी हॉबी क्या है? एक्चुअली मेरी हॉबी खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, और पेंटिंग करना, कुछ भी आर्ट, या फिर मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ। जब भी जैसा मूड हुआ उस हिसाब से कुछ भी चलता रहता है, और कुछ नहीं है तो फिर कुछ अच्छा सा खाना बना लेते हैं। खाना बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को भी मोटिवेट करें और खुद की भी जो पसंद और नापसंद है उसका ख्याल रखना, क्योंकि आप जब तक खुद से प्यार नहीं करते हो ना, अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कार्य आप कर चुकी हैं, बहुत लंबे समय से इस कार्य को कर रही हैं। अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें, किस क्षेत्र के लिए कार्य करने का ऐसा कोई प्लानिंग है आपका, ऐसी कोई योजनाएं हैं कि भविष्य में इस कार्य को करना है? मैं तो अभी जिस हिसाब से शुरू से कर रही थी, मैं पटना की ही रहने वाली भी हूँ, तो मैं पटना के लिए और भी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि पटना का हर एक बच्चा जो है स्कूल जाए, और मूलभूत सुविधा जो होता है जैसे अस्पताल का जो सुविधा होता है वो, और पटना के शिक्षा के लिए मैं ख़ास तौर पे काम करना चाहूँगी। पटना एक मतलब हरा भरा पटना बने, सपनों का शहर पटना बने। और मैंने पहले भी कैंपेनिंग लॉकडाउन के टाइम पे चलाया था, बहुत लोगों का उसमें सपोर्ट भी मिला था, रीबिल्ड पटना। और ये पटना को सुंदर बनाने के लिए, पटना के लिए काम करने के लिए सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत नहीं, हर किसी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आपका पटना सुंदर बने तो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हर किसी को इसके लिए आना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर हर कोई अपना घर साफ करेगा तो पूरा मोहल्ला साफ होगा, हर कोई अपने घर के बाहर जो है ना कचरा साफ करेगा तो फिर एक पूरा रोड जो है कॉलोनी के बाद शहर साफ होगा। तो मैं पटना के लिए ही काम करना चाहती हूँ, पटना के बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, पटना की महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, और पटना के लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत लंबा समय इस शहर में बिताया है। नहीं, शहर तो मैं तो यहीं की हूँ, मतलब मेरे दादा उनके सारे लोग, मैं यहीं के प्रॉपर पटना के भी हूँ, लेकिन पटना के लिए मैं करीब पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ। और जहाँ जिस फील्ड में मौका मिला, मेरी पूरी कोशिश हुई कि वहाँ पे काम कर सके, या तो कहीं किसी की जिस तरह का भी ज़रूरत हो, तो मैं शुरू से काम कर रही हूँ, और फिर आगे भी इच्छा है कि मैं पटना के लिए काम करूँ। पटना के आसपास काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि पटना एक शहर है, कहीं ना कहीं हर बच्चे को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं, लेकिन इसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, उनके लिए क्या कार्य कर रही हैं? देखिए, जैसे कि हर क्षेत्र में तो काम नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे पटना है, पटना के आसपास में विक्रम है, पाली है, इधर चले जाए, फतुहा चले जाए, इधर मतलब जो करीब जो जहाँ आप जा सकते हो करीब का, तो वहाँ पे जिस तरह से भी जहाँ भी किसी का कॉल आया कि कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जा सकूँ, कर सकूँ। जैसे कि दिव्यांग है तो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल चाहिए, या किसी को मतलब हेयरिंग चाहिए, या फिर किसी को पैर लगवाना है, कुछ भी करना, तो मैं ये नहीं करी कि सब मैं
मैं खर्च करती हूँ, मैं देती हूँ, लेकिन जो सरकार, मैं वही बार बार मैं बोल रही हूँ कि जो सरकार की चीज़ है उसको डायरेक्ट वो नहीं पहुँच पाते हैं। हम आप लोग लोगों तक पहुँचाते हाँ, हैं, उनको अब जी। तक पहुँचाना हमारा काम है कि वहाँ तक पहुँचा दें कि और वहाँ तक बता दें, क्योंकि होता है कि लोग को पता नहीं होता है, फिर जाने के बाद हो सकता है उनके साथ अच्छा व्यवहार या जो भी किया जाए, मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, सरकार की चीज़ों को कहाँ तक पहुँचा सकती हूँ मतलब उन लोगों तक जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ये मैं काम ज़्यादा करती हूँ। बिल्कुल। इस पे अब मेरा फोकस ज़्यादा है। मैं लोगों को भी करना चाहती हूँ कि हम लोग कितना भी कर लेना, हम लोग अपना पूरा बेच के भी लगा देंगे तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा अब मैं ये चीज़, अब मुझे लगता है कि जो सरकार की चीज़ है उसे लोगों तक पहुँचाने का और तो ज़्यादा बेस्ट होगा और लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाएगा, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिल पाएगा। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि एक व्यक्ति विशेष की ये जिम्मेदारी नहीं है, और अकेले एक किसी भी कार्य को हम अकेले नहीं कर सकते। जब तक आपका पूरा कारवां आपके साथ खड़ा नहीं होता है, आप उस कार्य को नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है कि हम खुद और खुद के परिवार के अलावा किसी और के बारे में, किसी और के लिए कुछ कर सके। कई बार आपकी इच्छा है लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, खुद से अधिक पैसा नहीं होगा कि हम खुद का खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा उन सुविधाओं को पूरा करने के बाद हम दूसरे के लिए भी कुछ कर सकें। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं जो लोग देते हैं, लेकिन कुछ लोग सच में इस कार्य को करना चाहते हैं। मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतना नहीं कि मैं किसी और के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उनके पास इतना समय नहीं है। मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ा समाज सेवा ये है। अगर आप टीचर हैं तो ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये समाज सेवा है। अगर आप डॉक्टर तो ईमानदारी से अपने पेशेंट को देखिए। अगर आप नर्स है तो ईमानदारी से अपने पेशेंट का सेवा कीजिए। और अगर आप सरकारी एम्प्लॉय है तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए। इससे बड़ा समाज सेवा कुछ नहीं है। अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आपको अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचर हैं और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप अर्न कर रहे हैं, जिससे आपका घर चलता है, जिसका आपके बच्चे का भविष्य बनता है, उस काम को आप ईमानदारी से करिए। मैं ये हमेशा मैं बोलती हूँ, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप 60% में अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ये सबसे बड़ा समाज के लिए योगदान होगा और ये सबसे बड़ा समाज का सेवा होगा और ये बहुत ज़रूरी है। जी, आप तो जिस भी पेशे से जुड़े हुए उसको आप ईमानदारी से 60% कीजिए ना। 60% में आप ईमानदारी से आप निर्वाह करते तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा और आप समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान आपका यही होगा। उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने काम करने वाली बाई के साथ एक अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, पैरेलल समझिए, तब जाकर ये भी एक समाज सेवा है। जरूरी नहीं कि समाज सेवा करने के लिए आप अलग से कुछ कीजिए। समाज में एक अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव बनाकर भी रखना एक समाज सेवा ही है, समाज के लिए ही काम है। मधु जी, हमारे यहाँ समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, अगर पहले की बात करें, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की होड़ लगी है। महिलाओं के लिए कई कार्य, कई योजनाएं बनाई जा रही हैं और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर भी है, सुदृढ़ हो रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। क्योंकि आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए और कौन कौन से कार्य कर रही हैं या करना चाहती हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तो जो मैंने पहले बोला कि अभी तो मैं पटना के लिए काम कर रही हूँ और पटना में सबसे बड़ी एक चीज़ है कि महिलाएं जो हैं, मतलब चाहते, जो महिलाएं जॉब नहीं कर सकते हैं या पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं या तो फिर तो एक छोटा जो लघु उद्योग जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि लघु उद्योग की जो बात जब हम करते हैं तो महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियली। बिल्कुल, फाइनेंस का बहुत दिक्कत होता है और छोटे छोटे कार्यों के लिए जैसे कि उसको लघु उद्योग में तो आता है, लोग मतलब सरकार की तरफ से ही फंड है। लेकिन आप देखिएगा हमारे समाज में आज पढ़ी लिखी कार्य करने वाली शिक्षित महिलाएं जो जिनमें इतनी क्वालिटी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे मेल मेंबर से भी वो बहुत आगे हैं, लेकिन
महिला उद्यमी देखिएगा कि हमारे यहाँ नहीं है जी। और उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता है। और जब अगर वो लोन लेना चाहते तो अगेंस्ट लोन किस पे ले, इसके लिए भी तो इस चीज़ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम होना चाहिए। और महिलाओं को स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ने से छोटे छोटे, मैं छोटे काम की बात नहीं कर रही हूँ, आप आज महिलाएं इतनी मतलब कैलिबर है, इतनी महिलाएं में वो काम कर सकते हैं कि बड़े उद्योग में भी आ सकती हैं। तो उसके लिए थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि जो महिला बड़ा काम करना चाहती हैं उनके पास अच्छा स्किल है, सब चीज़ है, स्किल्ड है, काम कर सकती हैं। लेकिन महिला उद्यमी जिसको बोल सकते हैं कि बिजनेस वुमेन्स जो है कि थोड़ा सा ऊपर लेवल के वुमेन्स जो है वो चाहती हैं कि अपना उस तरह का बिजनेस करें, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब ये काम कैसे होगा या फिर कब तक होगा या फिर उनको कैसे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनके पास अपना खुद का प्रॉपर्टी होता नहीं है कि उसके अगेंस्ट में वो लोन ले सके। तो इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे कार्य करने की ज़रूरत है और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, एक उद्योग की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैटर करती है। अगर आप वहाँ से स्ट्रांग है तो किसी नए कार्य के बारे में आप सोच सकते हैं, उसका शुभारंभ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी पुरुष प्रधान समाज है, मतलब समाज का मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जब महिला आगे बढ़ रही है, जो कार्य करे, आप डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब पेरेंट्स को पढ़ा देंगे, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक कि आप में क्वालिटी है कुछ बिजनेस करने का, कुछ बड़ा करने का, तो वहाँ पे महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होती हैं। उनका हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आपका या कुछ भी उस पर बहुत ज़्यादा हक नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है, तो इस पे मतलब काम करने की ज़रूरत है कि जो महिलाएं, ताकि हर स्त्री, हर महिला स्वावलंबी बन सके, और अगर एक महिला अगर मतलब कुछ उद्योग लगाती है तो उसमें बहुत सारी महिलाएं और भी काम कर सकती हैं। जी मधु, जब हम बात करते हैं समाज की, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। कई बार लोगों ने कहा है कि ये करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, परिस्थिति इतनी विपरीत थी कि हम उस कार्य को नहीं कर पाए, या समाज के लिए हो, या अपने क्षेत्र के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, वातावरण के लिए हो। लेकिन मधु मंजरी की जब बात करते हैं, बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, बहुत बड़े संघर्ष कह सकते हैं, बहुत बड़े उथल आपका सपना है कि दूसरे के सपनों को पूरा करना, उसके लिए कार्यरत है। तो उन महिलाओं को, उन युवाओं को, उन सारे दर्शकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्हें लगता है कि अब हम किसी नेक कार्य की शुरुआत करते हैं, अगर परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उससे वो डर जाते हैं या कहीं ना कहीं अपने कदम को पीछे खींच लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ जो भी हो, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं करूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे साथ बुरा हुआ, बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। और अगर आप चाहेंगे तो अगर आप रोते रह रहे हैं, रोना आप चाहोगे तो रोने की कोई ज़िंदगी में गुंजाइश नहीं है। लोग तभी आपके साथ खड़े होंगे, आप समाज के साथ खड़े, तभी आपके साथ समाज खड़ा हो पाएगा जब आप समाज के साथ खड़े हो गए। और हमेशा बोला जाता है कि जो मजबूत पिलर होता है, लोग उसी में अपना मतलब अपनी मजबूती को देखते हैं। तो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखें, कार्यरत रखें, और जब आप मजबूत होंगे तो समाज का एक पिलर बन पाएंगे। आप कमज़ोर होंगे तो आप धराशायी हो जाएंगे। तो धराशायी नहीं होना है, मजबूत होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत, हमारी हिम्मत से हमारे बच्चे, हमारे परिवार जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर खड़े रहें। जब आप मजबूत होंगे तो लोग आपके साथ होंगे। अगर आप कमज़ोर होंगे तो कहीं भी नहीं दिखेंगे और आप बिखर जाएंगे। तो अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने समाज के लिए, आप जहाँ रहते हैं, जो मिला है उसको एक्सेप्ट कर करके और आगे की ओर देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक बहुत छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, और अगर दुख में और सोचने में नकारात्मक लोगों के साथ, नकारात्मक विचारों के साथ अगर इसको जी रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो पहचान है वो कहीं खो जाएगी।
परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, विषम होंगी, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियाँ भी आएंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उनका डट कर सामना करें और जीवन जो हमें बहुत खूबसूरती के साथ बहुत कम वक्त के लिए मिला है उसे सकारात्मक विचारों के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे कार्य के साथ बिताएं और जीवन यापन करें। मधु जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी सकारात्मक बातें की, कहीं ना कहीं हमारे सारे दर्शक आपसे मोटिवेट हुए होंगे। समाज के लिए ऐसे ही कार्य करती रहें। अपने आसपास जितने भी आपके निर्बल और हर वर्ग के लोगों के लिए जो आप मदद करती हैं, जो कार्य करती हैं, जो एक उदाहरण साबित की हैं, बस विश करेंगे कि आप ऐसे ही सफलता प्राप्त करें और हम सबका नाम और बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार एक महिला विशेष अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, समाज के लिए बहुत अधिक कार्य भी कर सकती हैं। किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अकेले नेक कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, कारवां अपने आप बन जाता है। तो ज़रूरी है शुरुआत करें एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, खुद के लिए नहीं, अपने आसपास के लिए भी, उन सभी वर्गों के लिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है। जी हाँ दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें ज़रूर लिख भेजिए। आपके सुझाव, आपके पत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उठाइए कागज़ और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।